Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, Government Senior Secondary School, Rodai Rewadi, Class 11th, Chapter 2nd, लेखन कला और शहरी जीवन पार्ट 3rd. I welcome everyone in this topic. पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ के इस भाग 3 के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान इराक के शहरी जीवन की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, पशुचारक क्षेत्र के एक व्यापारिक नगर अर्थात मारी के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त करना। तीसरा, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व को जानना। और चौथा है मेसोपोटामिया की लेखन कला की देन अर्थात विश्व को मेसोपोटामिया की लेखन कला की किस किस प्रकार की देन है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले 2 पार्ट्स में इसके अलग अलग टॉपिक्स को जान चुके हैं, इस पार्ट 3rd में हम इस चैप्टर के निम्न बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है शहरी जीवन, जिसमें हम मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा है पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, इसमें हम मारी एक शहर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और तीसरा है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। और चौथा है लेखन कला की देन। डियर स्टूडेंट्स, हमें इन चारों बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक बिंदुओं को एक के बाद एक। शहरी जीवन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के इस भाग का ये हमारा पहला बिंदु है, जिसमें हम मेसोपोटामिया के शहरों और उसके शहरी जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के भाग 2 में हमने मेसोपोटामिया के विभिन्न शहरों के बारे में और उन शहरों के बसने में मंदिरों और राजाओं की भूमिका के बारे में पढ़ा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाज का एक उच्च वर्ग, जो काफ़ी संख्या में काफ़ी छोटा था, उसका उद्भव हो चुका था और काफ़ी धन दौलत उस समाज के छोटे से हिस्से के पास थी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि, ये सभी बहुमूल्य चीज़ें विशाल मात्रा में उर, जो महत्वपूर्ण शहर था, में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेज़ों, जिनमें विवाह और उत्तराधिकार के मामले संबंधित हैं, से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था। और हमें यहाँ से मिली जानकारी के आधार पर विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। विवाह करने की घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति दे देते थे। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और एक साथ बैठकर भोजन किया जाता था और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी, तब वधू को उसके पिता के द्वारा उसकी दाय का हिस्सा यानी कि उसकी आय का हिस्सा दिया जाता था। हालांकि पिता का घर
पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलता था, पुत्रियों को नहीं मिलता था। उर जो मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर था, इसकी जानकारी से पता चलता है कि यहाँ साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में व्यवस्थित ढंग से की गई थी। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियाँ पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। शायद अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे गधों पर लाद कर ले जाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियाँ तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ अर्थात उर में गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। हालांकि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालियाँ उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में अवश्य पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतरी आंगन की ओर था और वर्षा का पानी का निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए होजों या एक प्रकार के पानी के गड्ढों में से ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया होगा कि एक साथ तेज़ वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां कहीं बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाएं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें या लेवल्स ऊंचे उठ जाते थे, जिसके कारण कुछ समय के बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना जा सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से ना जाकर दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी और घर के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिलती हैं। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है, और सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। इसी तरह अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन जाएगी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का दूसरा बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि पशुचारक क्षेत्र में एक जो व्यापारिक नगर अर्थात मारी जो नगर है, वहाँ किस प्रकार की क्रियाएं की जाती थी। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने मेसोपोटामिया के मानचित्र में देखा है कि मारी दक्षिण के मैदानी इलाके में स्थित न होकर के ऊपरी ओर अर्थात उत्तर की ओर फरात नदी की उर्वरा धारा पर स्थित है। यहाँ अर्थात मारी में वैसे तो किसान और पशुपालक दोनों तरह के लोग रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पशुपालन ही किया जाता है। क्यों?
क्योंकि इस इलाके का अधिकांश भाग पहाड़ी इलाका है जो भेड़ बकरी चराने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। पशु चारकों अर्थात मारी के लोगों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके सामान जैसे उनके दूध से बने पनीर, उनका चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी होती थी। लेकिन फिर भी गडरियों और किसानों के बीच कई बार झगड़े होते रहते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए किसानों के द्वारा बोए हुए खेतों से अपने पशुओं को गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश अर्थात घुमंतू होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ धन लूट लेते थे। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग अर्थात किसान भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और इन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक ले जाने नहीं देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के अर्थात घुमंतू समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग विभिन्न समुदायों से थे। उदाहरण के लिए अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के लोग थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों के पोशाक से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई हो। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्तर व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच
लाया और ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का 10% प्रभार वसूल करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना ताकतवर नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का अगला बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व किस प्रकार था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को बहुत महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरूक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिस अपने नगर उरूक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पकी हुई ईंटों पर पड़ी जिनसे उनकी नींव डाली गई थी। वह भावाविभोर हो उठा। इस प्रकार उरूक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस प्रकार नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अर्थात गिलगेमिस को अपने ही नगर में सांत्वना मिलती है, जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग 3 का अंतिम बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि मेसोपोटामियाई संस्कृति की विश्व को और मेसोपोटामिया को किस प्रकार की देन है। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है,
पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्गमूल तथा चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल इस प्रकार दिया गया है: 1 जमा 24/60 जमा 51/60 का स्क्वायर जमा 10/60 का क्यूब। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल करने होते थे, जैसे अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अचेतन हिस्सा बना हुआ है, मेसोपोटामिया वासियों से ही यह हमें मिला है। समय का ये जो विभाजन ऊपर बताया गया है, यह सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम गया और फिर रोम से इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर इस्लाम से यह मध्य युगीन यूरोप में पहुँचा। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका भी हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभावान संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे, क्योंकि वो अपने संस्कृति से जुड़ी सभी चीज़ों को सुरक्षित रखते थे। इसके लिए उन्होंने पुस्तकालय बनवाए और उनका ठीक प्रकार से रख रखाव भी किया जाता था। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, इस भाग 3 के चारों बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए देखते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है। मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान इराक के शहरी जीवन की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है। दूसरा,
पशुचारक क्षेत्र के एक व्यापारिक नगर मारी के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त किया है। तीसरी बात, मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों के महत्व को जाना है। और चौथी बात, मेसोपोटामिया की लेखन कला की देन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ ही पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों का बहुत महत्व था। गिलगामेश का उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न, मारी यद्यपि सैनिक दृष्टि से भले ही ताकतवर न रही हो, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न, आज का विश्व मेसोपोटामिया संस्कृति का ऋणी है। उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न, मेसोपोटामिया के शहर उतने उन्नत नहीं थे जितने हड़प्पा सभ्यता के थे। अपने विचार लिखिए। प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं के इतिहास का यह पाठ 2 हमने 3 भागों में तैयार किया है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पाठ के तीनों भागों को फिर से सुनिए, समझिए और इनमें दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप सभी के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।